हाय गाइस, यू वाचिंग टैग। मेरा नाम अदनान है और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 8 थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर बाइंग अ लैपटॉप। तो सबसे पहले जो बात होती है यहाँ पर वो होती है रिक्वायरमेंट की। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप मीडिया प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहते हैं या तो फिर आपको एक हल्का फुल्का कैजुअल ब्राउजिंग के लिए और अपने होमवर्क और असाइनमेंट के लिए एक सिस्टम चाहिए। तो अगर आप मीडिया प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप एक वर्क हॉर्स ले सकते हैं या तो आप मैकबुक प्रो ले सकते हैं जिसकी रैम ज़्यादा हो, जिसके अंदर एक SSD हो। और अगर आपको एक असाइनमेंट के लिए और कैजुअल ब्राउजिंग के लिए सिस्टम चाहिए, तकरीबन 20 से 30 हज़ार में एक आपको डिसेंट कंप्यूटर मिल सकता है जो कि आपको एक डिसेंट रैम प्रोवाइड करेगा 2 से 3 GB की, और उसके अंदर एक HDD होगी जिससे आप अपना काम कर सकेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास आता है प्रोसेसर का। तो प्रोसेसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि प्रोसेसर में 7 जनरेशन आ चुकी हैं और हर जनरेशन में i3 भी है, i5 भी है और i7 भी है। अब मज़ा यहाँ पर आता है कि अगर आप i7 लेते हैं सबसे फर्स्ट जनरेशन का और अगर आप i3 लेते हैं 7th जनरेशन का जो कि लेटेस्ट जनरेशन है, तो वो i3 बेहतर होगा, फास्ट होगा i7 से। लेकिन अगर हम लोग पेपर पे देखें तो i7 हमेशा हमें ऐसा लगता है कि यार i7 है तो तेज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरेशन बहुत मैटर करती है, तो मेक श्योर करें कि आप जनरेशन चेक कर रहे हैं कि वो कौन सी जनरेशन है। उसके बाद एक और जो यहाँ पर बात आती है वो आप जनरेशन कैसे पता करेंगे। तो जो अगर आप प्रोसेसर देखें तो प्रोसेसर के आगे उसका एक नंबर लिखा हुआ होता है, 600 है, 800 है, 2500 है। तो अगर वो 600,000 की सीरीज़ में है तो वो फर्स्ट जनरेशन है, अगर वो 2000 की सीरीज़ में है तो वो सेकंड जनरेशन है, और इसी तरह वो जनरेशन्स आगे बढ़ती रहेंगी। थर्ड पे आती है हमारे पास रैम। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपके डिपेंड करता है कि अगर आप एक वर्क हॉर्स लेना चाह रहे हैं या तो फिर आप अपने कैजुअल ब्राउजिंग के लिए लेना चाह रहे हैं। तो अगर आप कैजुअल ब्राउजिंग के लिए लेना चाह रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि 3 से 4 GB आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि कोई थोड़ा सा ग्राफिक इंटेंस काम हो सके, तो मेरा ख्याल है कि 8 GB आपको चाहिए। उसके बाद आप अप टू 16 GB भी जा सकते हैं, और उसके आगे जाना थोड़ा सा फजूल है क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग टास्क रखते नहीं है। लेकिन रियली ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो यूजेज क्या है। क्योंकि अगर मैं रिकमेंड कर दूँ आपको कि आप 8 GB ले लें और वो आपकी रिक्वायरमेंट से कम हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। पहले इस तरह हमारा पहला पॉइंट था कि रिक्वायरमेंट आप देखें। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज में आपको एक HDD मिलती है और एक SSD मिलती है। अब दोनों में फ़र्क ये है कि SSD जो है वो काफ़ी तेज़ होती है, उसका डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत तेज़ होता है। तो जितने भी आप सॉफ्टवेयर्स खोलेंगे और विंडोज़ बूट करेंगे वो विद इन सेकेंड्स जो है वो बूट हो जाएगी। लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पर ये आता है कि प्रोसेसर जो है वो हल्का लगा लो और एक SSD लगा लो तो आपका कंप्यूटर बहुत तेज़ हो जाएगा। लेकिन प्रोसेसर की जॉब अलग होती है और स्टोरेज की जॉब अलग होती है। तो जो स्टोरेज है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी, लेकिन प्रोसेसर आपका वही आउटपुट देगा जो आउटपुट पे वो डिज़ाइन हुआ है। HDD जो है वो चीपर होती है SSD से। तो अगर आप एक बजट लैपटॉप की तरफ देख रहे हैं तो वो उसके अंदर आपको HDD नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और पॉइंट आपको देखना है वो है डेडिकेटेड ग्राफिक का। अगर आप जो है वो एक कंप्यूटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए और कैजुअल ब्राउजिंग के लिए ले रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ग्राफिक इंटेंस काम करना चाहते हैं या अगर आपको प्लेजेंट एनिमेशन देखनी है तो आप ज़रूर एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स की तरफ देखें। और AMD और NVIDIA के ही ग्राफिक कार्ड मिलते हैं और वो काफ़ी जो है अग्रेसिवली इसको प्रमोट करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बॉक्स पे या आपको जो है वो आपका वेंडर ही बता देगा कि इसके अंदर ग्राफिक चिप लगी हुई है या नहीं है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वारंटी। वारंटी अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वारंटी 2 तरह की होती है। एक कहते हैं लोकल वारंटी और एक कहते हैं इंटरनेशनल वारंटी। लोकल वारंटी में एक बड़ा मसला होता है जो कि आपको हर कोई नहीं बताता, लेकिन वो बड़ा मसला ये होता है कि अगर लोकल वारंटी में अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो वो लोकली आपका वेंडर रिपेयर कर रहा होता है, वो कोई ऑफिशियली कंपनी रिपेयर नहीं कर रही होती। तो वो थर्ड पार्टी सामान भी लगा देते हैं, आफ्टर मार्केट सामान भी लगा देते हैं अंडर द हुड, और आपको उस बारे में पता नहीं लगता। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर लें तो वो अपने 2000 रुपये बचाएं और आप लोकल वारंटी ना लें। और अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इंटरनेशनल वारंटी आप आराम से कहीं भी जाकर क्लेम करवा सकते हैं। वो आपके कंप्यूटर के साथ ही अटैच्ड होती है तो वो आप क्लेम करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है बिल्ड क्वालिटी का। तो आप देखें कि आप जो है वो प्लास्टिक बॉडी ले रहे हैं, एल्युमिनियम बॉडी ले रहे हैं, वो किस तरह की बिल्ड क्वालिटी है। क्या वो 5 साल चल सकती है? जो उसका टच पैड है क्या वो प्लास्टिक का है या वो मेटल का है
ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप माउस पैड को काफ़ी टाइम तक चलाते हैं तो वो घिस जाता है। तो आप ज़रूर ये देखें कि किस तरह की बिल्ड क्वालिटी है, क्या वो गिरेगा तो वो सर्वाइव कर पाएगा, कितना आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो इतने 3 से 4 साल आपके पास रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है एक्स्ट्रास का। अब एक्स्ट्रास में बात आ जाती है थोड़ी सी ट्रिकी, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं प्रोसेसर कौन सा है, HD कौन सी है, अपना वेबकैम कौन सा है, लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि आपको किस तरह का कीबोर्ड मिल रहा है। चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड है, बटरफ्लाई स्टाइल कीबोर्ड है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। उसके बाद आपने देखना है स्पीकर्स आपको किस तरह का आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, मोनो स्पीकर्स हैं, आपको IO पोर्ट्स कितने मिल रहे हैं, आपको USB Type-C मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको CD-ROM अगर चाहिए तो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो है वो कॉस्ट बढ़ा देती हैं और वो एक जो है कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाती है कि अगर समझे आपको कोई पोर्ट चाहिए और वो पोर्ट आपके पास नहीं होगा तो डेफिनेटली वो आप उस मशीन के साथ 4 साल गुजारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। उसके बाद आप एक्स्ट्रास में एक और चीज़ नोट करें कि ब्लूटूथ कौन सा ब्लूटूथ है, 2.0 है, 3.0 है, 4.0 है, क्योंकि ब्लूटूथ से जो है वो काफ़ी सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। मैं जो अपना माउस है वो भी कनेक्ट करता हूँ ब्लूटूथ से, मेरे स्पीकर्स ब्लूटूथ से कनेक्ट हुए हुए, मेरा कीबोर्ड ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ हुआ है, और मैंने इन सब पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो मैं लेफ्ट टॉप पे कार्ड में डाल दूंगा। अगर आपको वो चेक करनी है तो प्लीज़ उसको भी चेक करें। ठीक है, तो ब्लूटूथ हो गया। आप कीबोर्ड देखें बैकलाइट है कि नहीं, ताकि आपको रात को उसको इस्तेमाल करने में मसला ना हो। उसकी हिंज कैसी है, क्या वो पूरी तरह से खुलता है कि नहीं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का अगर आपने ख्याल रखना है तो मेरा ख्याल है कि आप एक सॉलिड डिवाइस घर पे लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो करूँगा ख़त्म। प्लीज़ मुझे स्नैपचैट पे फॉलो करें अगर आप BTS देखना चाहते हैं। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह सब्सक्राइब भी करेंगे, स्नैपचैट पे भी आ जाएंगे। बस सही है।